नमस्ते। आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं उन्होंने सच में एक पूरे राष्ट्र की दिशा बदल कर रख दी। बात हो रही है 1891 में जन्मे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। तो आइए आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के इस सफर को, जिन्हें समानता का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है। अब सबसे बुनियादी सवाल जो सामने आता है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आखिर थे कौन? एक दिलचस्प बात बताऊं, उनका मूल नाम कुछ और ही था। उनके गांव का नाम था अंबावड़े, लेकिन उनके एक बेहद सम्मानित शिक्षक थे महादेव अंबेडकर, जिन्होंने प्यार से उन्हें अपना सरनेम दे दिया। और ये जो बाबा साहेब की उपाधि है ना, ये उन्हें लोगों ने दी थी क्योंकि समाज उन्हें एक पिता के समान, एक गार्जियन की तरह मानता था। उनके जीवन का ये ऐतिहासिक और कानूनी सफर बहुत ही गहरा और जटिल है, पर फिक्र मत कीजिए, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इस सफर को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द फाउंडेशन। दूसरा, द एजिटेशन। तीसरा, द ब्लूप्रिंट। चौथा, द फाइनल पाथ। और आखिर में द एंड्योरिंग लीगेसी। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द फाउंडेशन, यानी उनका प्रारंभिक जीवन और बेजोड़ शिक्षा। सामाजिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर होने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े शिक्षाविदों में से एक बनने तक का उनका सफर एक बहुत ही कड़ा विरोधाभास है। मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में जन्मे युवा भीमराव को उस समय अछूत माना जाता था। आप सोचिए, भेदभाव का स्तर इतना गंभीर था कि उन्हें स्कूल में क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। उन्हें सार्वजनिक पानी के घड़े को छूने तक की इजाजत नहीं थी। बचपन में झेली गई यही कठोर सच्चाइयां आगे चलकर उनके पूरे जीवन भर के मिशन की सबसे बड़ी वजह बनी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32। इतनी भयंकर सामाजिक बाधाओं के बावजूद उनका ज्ञान हासिल करने का जो जुनून था वो कभी नहीं रुका। डॉक्टर अंबेडकर ने 32 से अधिक डिग्रियां हासिल की। जी हां, 32, जिससे वो अपने समय में दुनिया के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों में से एक बन गए। और ये कोई साधारण डिग्रियां नहीं थीं। मुंबई विश्वविद्यालय से बीए, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और ग्रेज इन से बैरिस्टर की उपाधि। ये सफर कई महाद्वीपों में फैला था। और हाँ, इस पूरी यात्रा में उन्हें उनकी पहली पत्नी रमाबाई और बाद के वर्षों में डॉक्टर शारदा कबीर का निरंतर और मजबूत समर्थन प्राप्त था। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, द एजिटेशन, समानता के लिए लड़ाइयां। इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो सिर्फ एक विचारक नहीं रहे, उन्होंने बुनियादी मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सीधे विरोध का रास्ता चुना। समानता के संघर्ष में 1927 का महार सत्याग्रह बेहद महत्वपूर्ण था। ये दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने का आंदोलन था। असल में देखा जाए तो ये सिर्फ पानी का हक नहीं था, ये इंसान होने का पहला बड़ा दावा था। उसके बाद दिसंबर 1927 और 1932 के मील के पत्थर आते हैं, जो इस ऐतिहासिक संघर्ष की असली कहानी बयां करते हैं। 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने जो कदम उठाया वो उनके इस शक्तिशाली वाक्य से बिल्कुल मेल खाता है। उन्होंने कहा था, जो किताब इंसान को इंसान न माने वो जलनी चाहिए। मनुस्मृति का दहन एक बेहद कड़ा विरोध था, क्योंकि इस ग्रंथ में दलितों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को एक तरह से नियम बनाकर लिखा गया था। अब गोलमेज सम्मेलनों के दौरान दो महान नेताओं के बीच वैचारिक अंतर बहुत साफ दिखा। जहां महात्मा गांधी धीरे धीरे जाति सुधार के पक्षधर थे और उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, वहीं डॉक्टर अंबेडकर की मांग एकदम अलग थी। उन्होंने जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने यानी संपूर्ण विनाश की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि हम इंसान हैं। 1932 में जब अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात आई तो गांधी जी के आमरण अनशन के कारण अंततः पूना पैक्ट हुआ। इसमें अलग सीटें तो मिली, लेकिन अलग वोट का अधिकार नहीं मिला। संघर्ष के उस लंबे दौर के बाद अब हम उनके जीवन के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, द ब्लूप्रिंट, संविधान और कानून। यहीं पर वो एक आंदोलनकारी से एक राजनेता के रूप में बदले, जो अब पूरे देश की व्यवस्था और कानूनों को आकार देने वाले थे। ये नंबर 60 कोई छोटी बात नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में भारत का सर्वोच्च कानून तैयार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया भर के 60 से अधिक विभिन्न देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया था। उनका रिसर्च और उनकी लगन सच में बेजोड़ थी। संविधान ने ढांचागत रूप से हाशिए पर रहने वालों की रक्षा की। अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को पूरी तरह से बंद कर दिया। अनुच्छेद 15 ने जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया।
और आरक्षण ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। इस पूरे संविधान को इतनी बारीकी से तैयार करने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगर उनके सबसे बड़े कानूनी सपने की बात करें तो वो था हिंदू कोड बिल। वो महिलाओं को तलाक का अधिकार, बेटियों को संपत्ति में हक और अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दिलाना चाहते थे। लेकिन जब 1951 में ये बिल पूरी तरह से पास नहीं हो सका तो वो अपने सिद्धांतों पर डटे रहे और उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री के पद से ही इस्तीफा दे दिया। और क्या आप ये जानते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बहुत विशाल था। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में दी गई अवधारणाओं पर आधारित थी। जी हाँ, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो उन्हीं की दूरदर्शी सोच की देन है। जीवन के इन बड़े और ऐतिहासिक पड़ावों के बाद अब बात आती है भाग 4 की, द फाइनल पाथ, धर्म परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। यह हिस्सा उनके अंतिम वर्षों को, उनके आध्यात्मिक विकास को और समानता पर आधारित धर्म की उनकी लंबी खोज को दर्शाता है। लगभग 21 सालों तक दुनिया के हर प्रमुख धर्म का अध्ययन करने के बाद उन्होंने आखिरकार बौद्ध धर्म को चुना। क्यों? इसका मुख्य कारण यह था कि इसमें कोई जाति पदानुक्रम नहीं था। ये पूरी तरह विज्ञान पर आधारित था और इसका सबसे मूल विश्वास था कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं और उनके सम्मान की रक्षा होनी ही चाहिए। और उनकी इस खोज का परिणाम इस विशाल संख्या में देखा जा सकता है, 5 लाख। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर के साथ 5 लाख से अधिक लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। यह इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन था। इस धर्म परिवर्तन के दौरान उन्होंने अपने अनुयायियों को कुल 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। इनमें पुराने देवी देवताओं की पूजा न करना, समारोहों के लिए ब्राह्मण पुजारियों को अस्वीकार करना, बुद्ध के मार्ग पर चलना और ये दिल से मानना शामिल था कि सभी इंसान स्वाभाविक रूप से समान हैं। ये सदियों पुरानी जाति व्यवस्था से एक पूर्ण दार्शनिक ब्रेक था। धर्म परिवर्तन के सिर्फ 47 दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को उनका दुखद निधन यानी महापरिनिर्वाण हो गया। लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरे और यही बात हमें हमारे अंतिम खंड तक ले जाती है, द एंड्यूरिंग लेगेसी। वे विचार जिन्होंने एक राष्ट्र को आकार दिया। उनकी साहित्यिक विरासत की अगर हम बात करें तो 1936 में प्रकाशित उनकी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। सामाजिक न्याय के लिए इसे आज भी एक बहुत ही मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध और जीवन बदलने वाला मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। आज भी ये शब्द दुनिया भर में हाशिए पर पड़े करोड़ों नागरिकों को आगे बढ़ने की शक्ति और साहस देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? उनकी विरासत मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिकी है। सभी के लिए समानता सुनिश्चित करने वाला संविधान, हाशिए के लोगों के लिए शैक्षिक अधिकारों की लड़ाई और करोड़ों लोगों के अंदर आत्मसम्मान की एक गहरी भावना जगाना। इसी महान योगदान के लिए उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती वैश्विक स्तर पर इक्वालिटी डे के रूप में मनाई जाती है। अब जैसे ही इस विश्लेषण का अंत होता है, हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। यदि अकेला एक व्यक्ति पूरे राष्ट्र के कानूनों और लोगों की मानसिकता को बदल सकता है, तो पूर्ण समानता की खोज आज भी हमारे समाज को कैसे आकार दे रही है? यह आज भी एक बहुत गहरा विचारणीय प्रश्न है। इसी के साथ जानकारी से भरपूर इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें और ऐसे ही सवाल पूछते रहें।